जीत गए अपन लोग, जीत गए यार। अल्लाह की कसम यार, पेपर 2 के टाइम से टेंशन लगी हुई थी, पाकिस्तान क्या करेगा यार। लेकिन लड़के गए, लड़कों ने साबित कर दिया यार कि पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हटो बचो। दिल खुश हो गया यार, जीत की खुशी में पागल हो जाता है इंसान। और खास तौर से पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी, अल्लाह की कसम दिल हल्का हो गया यार। इतने सालों से नहीं हराया था, अब हरा दिया अपन लोग ने यार। और क्या हराया, ऐसा टाइट करके हराया यार, खुश हो गया दिल। 151 for 7 was never going to be enough. पहले होता था कि अपन लोग जो है दूसरे वर्ल्ड कपों में टेबल देखा करते थे कि अपन लोग 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, अगर ये इसे हरा दे, वो इसको हरा दे, और ये दोनों एक दूसरे की विकेटें ले ले, और इन लोग का रन रेट अगर कम ज्यादा होगा तो उस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अब ऐसा मसला नहीं है, ये सारे मसाइल अब किसी और के साथ हैं। सेलिना होटल की 5वीं 6ठी मंजिल पे बैठ के आप लोग मैच देखो, अपन लोग नीचे खड़े, हमारी गाड़ी आने वाली, अपन लोग को वर्ल्ड कप जीतना है, इसके लिए अपन लोग जा रहे हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लेकिन अभी अपन लोग का वर्ल्ड कप बाकी है। फिजिक्स का पेपर 1 होना है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को जाके आपको ऐसी शानदार परफॉर्मेंस देनी है जैसी पाकिस्तान ने दी है। 151 for 7 was never going to be enough. मैंने यहाँ पे हाईलाइटें लगा के रखी हुई है, परफॉर्मेंस ऐसी देनी है। और कभी भी दिल घबराए अगर परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही हो तो ये हाईलाइटें देख लो यार आप। और पेपर मैं आपको इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा। 3 पार्ट की वीडियो है। पहला पार्ट जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे बेस है। तो चलो शुरू करते हैं। This is not your school, this is not your college, this is not your home, this is हाँ तो भाई ये रहा आपका जून 2021 का पेपर 1 में। आ जाओ यहाँ पे, डिटेल सोल्यूशन है, भिन्न नोट आपको पता है क्या है, मैं हूँ भिन्न नोट। तो आते हैं भाई, ये आपको डेटा शीट दी हुई होगी एग्जाम में, जरूरत आपको इसकी नहीं पड़ेगी, आप तो तैयारी करके गए हो जैसे पाकिस्तान की टीम गई है भाई। लेकिन अगर याद ना हो, इसमें देखने में कोई शर्मो हया वाली बात नहीं है। फार्मूले भी हैं, फार्मूले भी अगर याद नहीं हो कोई मसले की बात नहीं है। आगे तगड़ी टीम है, इन्होंने भी अपने तगड़े बैट्समैन भेजे हैं जो आपको आसानी से जीतने नहीं देंगे। लेकिन आपको क्या करना है भाई, शाहीन अफरीदी हो आप, पहली बॉल से प्रेशर रखना है आपको। आपसे कहा गया एस्टिमेट की बात करनी है, लेकिन एस्टिमेट सही वाला नहीं देना भाई, नोट आपको गलत एस्टिमेट बताने के कौन सा है इसमें से। और जाहिर है भाई, अंदाजे का मतलब है आपको अंदाजा लगाना है, आप रट के थोड़ी आए होगे यार इतना ही होगा। तो आपको आसपास की चीजों के बारे में सोचना है, या जितना आपको पता है उसके हिसाब से ही आपको अंदाजा लगाना है ना यार। सारे मैंने यहाँ पे बताए हुए तो हैं, लेकिन एक एक करके इसको देखते हैं। तो अभी अपन लोग को ताकत से गरज है, तो पावर हीटिंग, बिजली वाली जो केतली होती है उसकी पावर इन्होंने दी है 2 किलोवाट। अभी आपको अगर नहीं पता कि बिजली का बिल भी ज्यादा आता है इसकी वजह से इस्त्री खुली हुई छोड़ के चले जाते हैं लोग। इस्त्री की जो पावर होती है वो तकरीबन 1 किलोवाट होती है, और बिजली से चलने वाली केतली भी तकरीबन इतनी पावर खींचती है, मतलब 1 किलोवाट के आसपास है। जिसका मतलब ये कि ये एक एस्टिमेट है। आपसे तो नोट मांगा गया कि नहीं नोट दो मुझे, तो ये तो नहीं हो सकता, सही जवाब चाहिए ही नहीं इन लोग को, इसीलिए तो एमसीक्यू देते हैं ये लोग। फिर आता है भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। आपको तैराकी करने का ऐसे फ्री स्टाइल या ऐसे ब्रेस्ट स्ट्रोक या ऐसे बटने मारने का अगर आपको शौक हो ना, मुझे तो है भाई, मैं तो हुई पानी का जानवर। इंसानों के ज्यादा करीब होने पर ये जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट लगाना होगा। जैसे ये जो गेम होते हैं उसमें जो स्विमिंग पूल होता है वो तकरीबन उसकी लंबाई जो है वो 50 मीटर 100 मीटर ऐसे करके होती है। साथ साथ 5 लोग 6 लोग 7 लोग जो स्विमिंग कर रहे होते हैं, और एक लेन जो होती है वो तकरीबन आप समझ लो 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे होगी, इससे ज्यादा नहीं होती। जाहिर है ना, चौड़ाई में बड़ा थोड़ी होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 मीटर ले लिया, 5 लेन वाला पूल है। इसी तरह इसकी गहराई अगर आप देखो 6 फुट 8 फुट 10 फुट 12 फुट, इससे ज्यादा 12 से ज्यादा तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ही हो जाता है। जिसकी 50 फुट की डेप्थ, तो आप जाहिर उसका तो नहीं बताओगे ना यार। तो अगर इसका वॉल्यूम आप देखो
कर लो 500 मीटर, 1000 मीटर क्यूब से तो कम ही होता है, 2 ही रहनी चाहिए, 2 से ज्यादा तो 4000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। समंदर थोड़ी स्विमिंग पूल है यार। तो ये बिल्कुल सही अंदाज है जो कि हमें नहीं चाहिए, लिहाजा ये भी जवाब नहीं है। फिर आते हैं अगले पे कि इसका ऑफ अ ट्रक कहेंगे, ट्रक का पूछा है। इसका वजन तकरीबन 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, चलो आप 1500 लगा लो, 2000 लगा लो, बहुत भारी अगर ये पुराने वाले ट्रक की बात कर रहे हो आप। स्पीड अगर ड्राइवर ट्रक कल्टी नहीं करना चाहता तो कितना लगेगा? 40 किलोमीटर पर आवर, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी खासी स्पीड है एक ट्रक के लिए। 60 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और 80 तो भाई अल्लाह माफ करे यार, ट्रक कल्टी हो सकता है उसमें। तो अगर आप इसमें मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तकरीबन 11000 12000, 10 की ताकत 5 यहाँ पे दी हुई है, जिसका मतलब है कि ये सही एस्टिमेट हो सकता है और ये हमारा जवाब नहीं है। तो गलत वाले के लिए ये कह रहे हैं कि 600 न्यूटन का वेट है एक रेस हॉर्स का। अब घोड़े की अगर आप बात करो, घोड़ा कितने का होता है? 20 लाख रुपया। 500 600 किलोग्राम 800 किलोग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, इतना मोटा घोड़ा तो नहीं है। और दूसरे 500 ग्राम नहीं कर देना भाई, 1 पाव का घोड़ा नहीं होता। तो रेस वाला जो घोड़ा होता है वो तकरीबन इतना होगा। 9.81 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेट देना है वैसे भी भाई। तो एस्टिमेट में आपने 10 लगाया, तकरीबन 6000 न्यूटन 8000 न्यूटन इस हिसाब से होगा। 600 न्यूटन तो नहीं होगा, 1000 से तो ज्यादा ही होगा, जिसका मतलब ये कि सही एस्टिमेट नहीं है और ये अपन लोग का जवाब है। तो पहले सवाल में ही आपको टेंशन दी गई थी, रोहित शर्मा को भेजा गया था एलबीडब्ल्यू करो यार, निकालो इसको बाहर यार, खूबसूरत बॉलिंग कराओ, आप तैयारी करके आए हो आखिर। What a beauty, full and straight. सही है भाई। अगला क्रीज पे आया है केएल राहुल, देखने में मुश्किल आसान तरीन विकेट। आपसे ये कहा गया है कि ये यूनिट्स आपको दिए गए हैं न्यूटन मीटर पर वोल्ट। अच्छा भाई, अभी यहाँ कोई भी और होता, कोई भी और टीम होती, कोई भी और खिलाड़ी अगर होता, वो घबरा जाता कि भाई ये वोल्ट का यूनिट क्या है, कैसे करूं मैं, न्यूटन क्या होता है, अल्लाह। लेकिन आप हो शाहीन, आप मजाक करने नहीं आए हो यहाँ पे। आपको पता है कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज क्या होता है? आईटी होता है। आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन होता है फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट और चार्ज से डिवाइड कर दिया। अगर इतना भी आपको नहीं आया था तो ये उस तरीके से जिस तरह इंडिया वर्ल्ड कप में आया है, बगैर तैयारी के, कोई जीतने की लगन ही नहीं है। पूरी की पूरी हिंदुस्तान की टीम को तो ऐसा लगा जैसे डेंगू का बुखार या मलेरिया हो गया कि बल्ला ना चल रहा है, ना दौड़ पा रहे हैं, ना रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रहा है। इस तरीके से नहीं जाना भाई। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम जो है वो मीटर का है। मास मत समझ लेना, किलोग्राम यहाँ पे लगा दिया आप आउट हो जाओगे, जिस तरह इंडिया वर्ल्ड कप से आउट होने वाला है। वोल्टेज का जैसे मैंने आपको बताया वर्क डन अपॉन चार्ज, लेकिन ये इनवर्स है, जिसका मतलब है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। नीचे भी है तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास बचेगा आईटी जो कि चार्ज के बराबर है। पिछली बॉल की तरह आपने सीधा सीधा जवाब दिया और डायरेक्ट विकेट लिया। What a beauty. ये वाला दोबारा देखना है यार, इसमें बहुत मजा आया था मुझे। इतनी खूबसूरत बॉल, और अब मुंह देखो इसका, What a beauty. और अब इनका मुंह देखो। Openers are gone. चलो भाई अगला सवाल। अच्छा, सीआई अभी तक आपको प्रेशर दे रहा है, आपको हल्का नहीं आने दे रहा, आपको इजी नहीं लेने दे रहा, प्रेशर बढ़ाए हुए 2 सवाल से। अगले सवाल पे आ जाओ कि भाई ये एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है 40 डिग्री पे, 6 न्यूटन ये 10 न्यूटन ये। अब देखने में तो लंबा सवाल हो रहा है, तो आप सीधा सीधा ऑप्शन देखो क्या है, 15 15 7.7 6.6। सीधा सीधा सवाल है। या तो आप ये करोगे कि आप वेक्टर ट्राइंगल बना लो और ट्राइंगल बना के देख लो, इसकी दुम इसके सर पे लगाई आपने, रिजल्टेंट के लिए कोस रूल लगाया तो कोस रूल से 6.6 आ रहा है। हमारा जवाब यहाँ आ चुका है। ज्यादा तसल्ली अगर करनी है तो उसके लिए आप साइन रूल लगा के थीटा भी निकाल लो, 36 डिग्री ये आ रहा है। ये भी करने की आपको जरूरत नहीं है, 6.6 अलग से दिया हुआ, तो डी आपका जवाब है। या अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, रिजॉल्व कर लो आप। आपने वाई में टोटल फोर्स निकाली 5.4 आ रही है, एक्स में आपने निकाली 3.9 आ रही है, आपने लगा दिया आपने तो 6.6 आ गया। 10 लगाओगे तो आपका 36 एंगल भी आ रहा है। सही है, तो ये हो गया। अगर चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो ताकि आपको वर्किंग भी नजर आ जाए। तो हालांकि आपको आउट ऑफ फॉर्म समझ के प्रेशर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप हो हसन अली, आप इसको फारिग करो भाई। That's the away. जनरेटर चलाने आए हो आप, यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए हो। और अगले सवाल पे आ जाओ सीधा सीधा। ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बिजली को नापता है, करंट को नापता है, 0 से 250 मिली एम्पियर तक इसकी रेंज है। अब अगर आप इसका डिस्प्ले देखो, 0 से शुरू हो रहा है 10 तक जा रहा है, मतलब ये कि 0 से 10 के बीच में 250 मिली एम्पियर आपको इस वाले स्केल पे नजर आएंगे। 0 पे है, 250 जो है वो 10 पे है, ये 5 है और ये 10 है, तो ये आधा और पौना कितना है? ये जो बड़ी जो ये जो बड़े बड़े क्या
क्या है ये? बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं ये एक एक यूनिट है, जो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट, 6 7 8 9 10। हर छोटा वाला जो मार्क है, क्योंकि 5 और 6 के दरमियान 1 2 3 4 और 5 डिवीजन है, एक डिवीजन जो है 0.2 है, 7 तो है, 7 के बाद 1 2 और 3 डिवीजन आ रहे हैं, मतलब ये कि 7.6 हो रहा है। अभी 10 तक जाने पे 250 मिली एम्पियर बनता है, तो 7.6 पे कितना बनेगा? सीधा सीधा रेशो है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लोग इसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे x आपने इस तरह रेशो करके निकाला, 0.190 एम्पियर आ रहा है, यानी 190 मिली एम्पियर। ये डी आपका जवाब है। आप जाने नहीं दो CIE को भाई, इसके रिव्यू पे रिव्यू लेते रहो। You can have a review. Rizwan wants Baba. CIE की पेंट जो है ना, उसको आपको कंट्रोल में रखना है। अगले पे आ जाओ सीधा सीधा भाई। यहाँ पे ये बताया हुआ कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मसला है यहाँ पे। अब एक्यूरेट का मतलब आप जान दो, जो आपके डेटा की वैल्यू आनी चाहिए, यानी यहाँ पे जिस तरह वॉल्यूम V है, तो V के आसपास अगर हो आप तो एक्यूरेट हो। ये एक्यूरेट है क्योंकि मीन जो है वो V पे बन रहा है। यहाँ पे क्या है, V पे नहीं बन रहा है, यानी एक्यूरेट तो ये नहीं है, और ये एक्यूरेट है। इसी तरह प्रिसिशन की बात आ जाए, प्रिसिशन का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग एक साथ जमा हो। इससे गरज नहीं है कि V पे है या कहां पे है। ये वाला एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, फैलाव ज्यादा है रीडिंग का। यहाँ पे आप देखो तो फैलाव तो कम है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ पे आप देखो तो एक्यूरेट भी है, प्रिसिशन भी है। इसका मतलब ये है कि डी आपका जवाब होगा। आ जाओ अगले वाले पे। इन चारों ग्राफों में से वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ आपको देखना है कि कौन सा सही है, और वैक्यूम है जिसका मतलब ये है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रही होती है। क्या होती है वो? उसका वजन। वजन की वजह से उसकी एक्सेलरेशन होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। नीचे को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। वेलोसिटी और टाइम का आपस में अगर आप कोई ताल्लुक निकालोगे, इक्वेशन अगर निकालोगे, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, साफ सीधी सी बात हो जाएगी। और आप इक्वेशन जानते हो कि कौन सी है? वेलोसिटी के लिए v = u + at, सीधी सीधी लाइन बनती है। y = mx + c, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 ले लूं, v = at होगा, वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए भाई? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि ओरिजिन से गुजर रही हो। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीधा सीधा जवाब आप डी लिख दो, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दो आप। बी में आपको नजर आ रहा है कि वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट नहीं है, दूसरे एक वेलोसिटी कम होकर 0 होती जा रही है। ए में अगर आप देखो ऊंची वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ये भी जवाब नहीं हो सकता। जबकि सी में भी ऐसा हो रहा है कि एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन आपकी बल्कि कम होती जा रही है। तो डी सही आंसर है। अभी CIE भी आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर डाल है जैसे पाकिस्तान ने इंडिया पे डाला था। आपको भी थोड़ा सा पेंट वाली हरकतें करनी पड़ेंगी, 1-2 छक्के आपको मारने पड़ेंगे यार, जरूरी है। लड़ाई भी तो करनी होती है यार। अगली टीम हार गई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। तो भाई अगला सवाल जो है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से मुताल्लिक है। आपको ये पता है कि वेलोसिटी जितना मैग्नीट्यूड, जितना हजम इसका यहाँ पे है, उतना ही यहाँ होगा, बस डायरेक्शन अलग होगी। जिसका मतलब ये है कि आपको इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन आपकी बराबर है। ये एक v cos थीटा है और ये v sin थीटा है। अब क्यू पे क्या होगा कि v cos थीटा तो बराबर रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई फोर्स नहीं लग रही, एयर रेजिस्टेंस है नहीं। वर्टिकल में आपकी वेलोसिटी जो है -v sin थीटा है, नीचे की तरफ है, हजम उसका वही है। p से q तक जो आपका ऊपर की वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, टॉप पे जाके यहाँ पे 0 हो जाती है। फिर क्या होता है? नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होती है। ये तो हो रहा है वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है कि इसी दौरान में, इसी टाइम में आपने ये पूरा फासला तय किया है। मतलब ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में आई है, उतने ही टाइम में आप ये वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, p से q तक आए हो आप। तो आप डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा दो। यहाँ पे वैल्यूज आपको दी भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना कुछ। हॉरिजॉन्टल में ये दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन आपको वेलोसिटी का जैसे बताया कि भाई इनिशियल फाइनल आपको दी हुई है, तो आप v = u + at लगाओ। फाइनल वेलोसिटी आपकी -v sin थीटा है, इनिशियल आपकी +v sin थीटा है। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, जिस तरह शादाब सर ने पैंट को काटा था। Sitting underneath it, digs just the right. ये दोनों कट गए। t आपका आ गया 2v sin थीटा / 9.81। ये t आप इस इक्वेशन में वापस डालो तो आपको पता लग जाएगा कि ये r जो है वो भाई इसके बराबर है। दूसरा तरीका भी है इसका कि आप पूरे मोशन को ना देखो, आप चाहो तो आप इतने को देख लो कि भाई
टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को फिर आप डबल करोगे तो जितना टाइम इधर ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगा है। जो तरीका आपको समझ आ रहा है आप करो यार, आप तैयारी के साथ आए हो यार, आप ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हो। अगले सवाल पे आ जाओ भाई, थोड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, तो ये लोग शोर्ट पे शोर्ट लगाए जा रहे हैं। भाई कोहली सर कहाँ पहुंच गए यार, हल्के हो जाओ। क्या कहते हैं भाई, बुक रखी है टेबल पे, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं भाई एक्शन रिएक्शन बराबर है। अभी आप ये मत समझो कि बुक का टेबल पे और टेबल का बुक पे रिएक्शन बराबर है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बारीकी है। न्यूटन थर्ड लॉ आपको कहता है कि भाई जो भी दो बॉडी है ना जिसका एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, तो उसमें ये 6 कंडीशनें हैं, जिसमें से एक ये कि दोनों एक ही नेचर की होनी चाहिए। अभी आप ये कह दो किताब का वजन टेबल पे लग रहा है और टेबल उसको रिएक्शन दे रही है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इसलिए कि भाई ये ग्रेविटेशन फोर्स है और रिएक्शन जो आ रहा है ये ग्रेविटेशन की वजह से नहीं आ रहा। रिएक्शन जो आ रहा है वो तो जमीन की तरफ से आ रहा है ना। टेबल और किताब के बीच में जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर वजन का नहीं बनता। जो किताब है उसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है किताब और टेबल के बीच का। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ रिपल्शन। आप कहां आ रहे हो, चश्मा भी सोच रहा है कि क्या बात कर रहे हो भाई। और जो ग्रेविटेशन का बनता है असल में किताब का वजन जमीन पे और जमीन का ग्रेविटेशन फोर्स किताब पे। जमीन किताब को खींच रही है, किताब जमीन को खींच रही है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। किताब और टेबल के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर। जिसका मतलब ये है कि आपका जवाब होगा ये सी। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत खतरनाक होता है। जैसे कोहली सर ने अभी अपनी 50 कर दी, 29th in T20 cricket as well. ये सही नहीं हो रहा है। ये वही है हसन अली समझ के प्रेशर दे रहे हैं, आप इसको कैच आउट कराओ यार, प्रोफेसर की तरफ भेजो, खत्म करो। But that's 2 for him. अगले सवाल पे आएंगे और यहाँ बहुत मुश्किल से एक विकेट लेनी पड़ेगी आपको। 4 गेंदें एक साथ गिराई गई हैं, वेरी टॉल टावर, मतलब बहुत ऊंचाई से गिराई गई हैं और यहाँ पे क्या है, हवा चल नहीं रही है। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आप गौर करना, इसका मतलब ये नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस होगी नहीं, एयर रेजिस्टेंस होगी, सिर्फ और सिर्फ वजन के खिलाफ होगी, वर्टिकल में होगी और कहीं नहीं होगी, सिर्फ ये मतलब है इस बात का। और एयर रेजिस्टेंस इसमें शामिल है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, अगर ये वैक्यूम में गेंदें गिर रही होती तो सारी की सारी एक साथ गिरती, क्योंकि सबकी एक्सीलरेशन बराबर है। जो जमीन पे जाके फोर्स लगाती वो मुख्तलिफ होती, लेकिन एक्सीलरेशन क्योंकि बराबर है तो वैक्यूम में तो सबका बराबर होता। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो आप क्या देखोगे कि जितना बड़ा ये जो बड़े बड़े जो भी हैं एरिया है कॉन्टेक्स्ट का, जाहिर है जो बड़ी गेंद होगी उस पर ज्यादा हवा लगेगी ना, ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी। पहली बात, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया जो है वो वाली गेंद होनी चाहिए और जाहिर सी बात है जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा उसी के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन मिलेगी, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ उसकी सबसे ज्यादा होगी। जिसका मतलब ये है कि ये 4m और डायमीटर d वाली जो गेंद है ये सबसे पहले गिरेगी अगर एयर रेजिस्टेंस शामिल है। इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा दिमाग का इस्तेमाल है और दिमाग का इस्तेमाल आप बहुत अच्छा करते हो यार। ये कोहली को घर भेजो यार, कहां से आ गया यार, खत्म करो इसे। Sean gone. All he's in the game with the old ball. और खत्म करने के बाद आ जाओ अगले सवाल पे। नाइट्रोजन है 320 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है वैक्यूम में। ये जो दो एक दूसरे से मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी एक दूसरे पे फोर्स लग रही है और कोई फोर्स नहीं है। क्यू क्या है, क्यू भी एक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, स्टेशनरी है, जिसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। मास क्या होगा 14u। अब ये u जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैं इसका किलोग्राम वगैरह में नहीं निकाल रहा, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे सब्स्टिट्यूट। अच्छा भाई, कोलिजन के बाद क्या होता है, p जो है वो 180 मीटर पर सेकंड 55 डिग्री पे चला जाता है और q जो है वो 34 डिग्री पे। q की वेलोसिटी नहीं पता, ये सब पता है। सीधा सीधा भाई मोमेंटम की बात है, और मोमेंटम जो है वो दूसरी अगर कोई इधर उधर की फोर्सें नहीं है तो मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाता है। मतलब ये कि टोटल जो है ना, टोटल बराबर रहता है। अंदर जो है आगे पीछे क्या हो रहा है, पी को क्या हो रहा है, क्यू को क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे कोलिजन से पहले का कोलिजन से बाद का मोमेंटम जो है वो बराबर होगा। और शुरू में आपको बताया कि क्यू जो है स्टेशनरी, जिसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पी की इनिशियल वेलोसिटी ये है, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में कुछ नहीं है। टक्कर के बाद ये हो रहा है कि भाई ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले तो आप करो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दो, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो लाइन ऑफ एक्शन तो सीधे करो ना यार। आप लाइन ऑफ एक्शन समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो पुरानी, आपको समझ में आ जाएगा। 180 sin 55, 180 cos 55, ये p की वेलोसिटी हो गई
टक्कर के बाद क्यू की वेलोसिटी क्या है, v cos 34 v sin 34। सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आप लगाओ। शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी p की भी 0 है, q की भी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और बाद में क्या है कि ये जो मोमेंटम है, p का मास जरब p की वेलोसिटी और q का मास जरब q की वेलोसिटी, जो कि मनफी में। पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ख्याल रखना है, वरना यहाँ पे बहुत परेशानी हो सकती है। आप फजूल की ओवर थ्रो दे के बिला वजह का चौका दे सकते हो यार, ये मत करो भाई। याद रहे, अश्के गुमार के मुंह पे अश्क चाहिए, मुस्कुराहट नहीं चाहिए। तो ये आपका जवाब हो गया 260, जो कि 263 के करीब तरीन है। आ जाओ अगले सवाल पे। चार्ज पार्टिकल ये है, जिस तरह ये यूनिफॉर्म टीम का है, फील्ड का नहीं है। अच्छा, और अपोजिट जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यूनिफॉर्म फील्ड बना के देख लो। आप जानते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है फोर्स। ये कह रहे हैं कि पार्टिकल के ऊपर उल्टी तरफ लग रही है। पॉजिटिव होता तब इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रही होती, और अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर कहाँ फोर्स लगेगी, दूसरी डायरेक्शन में लगेगी। लिहाजा आपका जवाब ये है। बाकी सारी तफसीलात अंग्रेजी में यहाँ पे लिखी हुई है, अगर नहीं समझ आए कमेंट्स पास कर लो, उसमें मैं आपको जवाब दे दूंगा इस चीज का। अंग्रेजी असल में मेरी मादरी जबान नहीं है, थोड़ी सी टूटी फूटी है। ये सवाल तो आप समझ लो ऐसा है कि जैसे पांड्या की विकेट और आप हारिस रहीम, Yeah, there's two fielders, go for it. चलते फिरते ही उठा ले, तो सीधा सीधा अगले पे आ जाओ। जिसका रेडियस r है, अपोजिट फोर्स लग रही है इस पे, सीधा सीधा कपल बन रहा है, कपल का टॉर्क है। ये वाला सवाल आप देख लो जैसे रिजवान का पहला छक्का, बहुत ही आसानी से कर लोगे आप तो ये। तो टॉर्क क्या होता है भाई, दोनों में से आप एक फोर्स लेते हो और उनका आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि r जमा r 2r होता है, तो टॉर्क आपका बनता है 2Fr। ये आपका जवाब है। अच्छा, अभी ये अगला वाला सवाल जो ये ऐसा है जैसे दिखने में मुश्किल है, लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, इसको इन लोगों ने वर्टिकली ऐसे सस्पेंड किया हुआ है। ये वो वाला सस्पेंड नहीं है जो प्रिंसिपल आपको स्कूल से निकाल देता है क्योंकि आप फड्डे कर रहे हो। एक तो ये कि फड्डे मत किया करो, लोगों को मत छेड़ा करो, बदतमीजियां मत किया करो, वो तो अपनी जगह पे। ये सीधा लटक रहा है, ये सस्पेंड हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई हिंज जो है ना, इसमें फिक्शन मौजूद है। हिंज क्या होती है, जिस पे दरवाजा घूमता है। अब हिंज में वो कह रहे हैं कि फिक्शन मौजूद है, और इसी वजह से जब आप साइन को ऐसे ऊपर लेके जाते हो ना, तो क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आता है। जैसे दरवाजा आप आराम आराम से बंद होता है ना, हॉरर फिल्मों में भी दिखाते हैं, वैसे ही है कि भाई आपने यहाँ पे रखा है, इसको छोड़ा, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके आया। अब वो ये कह रहे हैं कि हिंज क्या कर रही है, जाहिर है टॉर्क लगा रही है इसके ऊपर, इसको रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि इसका वजन इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। वजन कहाँ लग रहा है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, जो कि बॉडी के सेंटर में होता है। ऐसे गिरता है और ऐसे नीचे आता रहता है, तो क्या होता है कि वेट तो आपका सीधा सीधा नीचे लग रहा है ना यार। तो इसका वेट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है असल में। और हिंज जो इसके ऊपर टॉर्क लगा रही है वो 6 न्यूटन मीटर का लगा रही है। तो वेट का जो मोमेंट बन रहा है और ये जो आपके पास कपल का टॉर्क बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये हिंज पे जो आपका टॉर्क लग रहा है और ये जो वेट का आपके पास मोमेंट लग रहा है, ये बराबर होने चाहिए ना यार। जो आपका वेट की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है और इसका फिक्शन वाला टॉर्क, यही चीज अगर मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा दूं ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस असल में ये है, तो ये टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, W/0.4 sin थीटा 6 के बराबर है। इस तरह आपने एंगल निकाल लिया जो कि 22 डिग्री आ रहा है, और यही आपका जवाब है। उसी तरह जिस तरह बाबर सर ने 50 रन पूरे किए और 50 रन पूरे करने के बाद जिस तरह उन्होंने मैच खत्म किया, उसी तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो पे अपन चलेंगे तो न्यूजीलैंड वाला मैच देखेंगे। सही है, चलो खुदा हाफिज।